भारत और श्रीलंका में एक तो बुनियादी जो डिफरेंस है उसको अगर हम देखें कि वो बहुत छोटा सा देश है और वो बहुत ही कम संसाधनों पे चलता है। जैसे वहाँ टूरिज्म आप बात करें, बाकी खेती वगैरह है। हमारे यहाँ कई सारे सेक्टर हैं जिससे हमारा देश चलता है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि श्रीलंका जिस तरह से आज धराशायी हुआ है, उसमें दो चीजें मुख्य रूप से मैं समझना और समझाना चाहता हूं कि वहां पे खेती में जिस प्रकार से बदलाव किया गया और जिस प्रकार से एकदम से इन्होंने केमिकल और फर्टिलाइजर बंद कर दिए, उससे कहीं ना कहीं कृषि का जो उत्पादन था वो तेजी से घटा और उसका नुकसान श्रीलंका को हुआ। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि तमाम संसाधन और वहां पे तरक्की के रास्ते चाइना ने खोले और चाइना ने उसको बर्बादी के रास्ते पे आगे ले जाके चाइना पीछे हट गया। ये भारत के लिए बहुत खतरे की बात है और दुर्भाग्यपूर्ण है ये श्रीलंका के लिए। अगर आप भारत की बात करते हैं तो हरिकेश जी, भारत में अगर हम देखें, भारत में कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि सरकार जिस तरह से ऑर्गेनिक और परंपरागत खेती की बात कर रही है, वो मुश्किल है यहाँ पे उस रास्ते पे वापस आना। मैंने आज ही एक आर्टिकल लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि सरकार जो सब्सिडी किसानों को देती है वो सीधी सीधी कंपनियों की जेब में जाती है और बहुत कम किसान हैं जो उसका फायदा ले पाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकार सब्सिडी तत्काल बंद करे और अगर वो कोई सहायता किसान को देना चाहती है तो सीधा उसके खाते में दे। वैसे भी सरकार 6,000 रुपए किसान को दे रही है और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को किसान को 6,000 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, उसको बिजली फ्री देने की जरूरत नहीं है, उसको तमाम जो आप जुमले इलेक्शन के दौरान देते हैं वो देने की जरूरत नहीं है। आप उसकी फसलों के वाजिब दाम दे दीजिए, उसी में वो सारी चीजें कर लेंगे। और मैं तो इससे आगे बढ़ के कहता हूं कि आप किसानों के ऊपर जो बार बार कहते हैं कि उस पर आयकर नहीं लगता, आयकर नहीं लगता, आयकर लगाइए उसके ऊपर, क्योंकि वो आयकर तक पहुंचेगा ही नहीं, वो स्लैब तक जाता ही नहीं है। मुश्किल से 3 से 4% ऐसा किसान होगा कि जो उस दायरे में जाएगा। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई किसान साल भर में 50 लाख खेती से कमा रहा है और वो सरकार को टैक्स दे रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सरकार जो है, सरकार और किसान के बीच में जो कुछ कंपनियां ये लूटपाट कर रही हैं, ये बंद होना चाहिए। अब मैं वापस इसी चीज को श्रीलंका में लेके जाना चाहता हूं कि श्रीलंका में जिस प्रकार की चीजें हुई हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कृषि का है। दूसरा, वहां पे जो तमाम योजनाएं और तमाम विकास की बातें हुई उस पर बड़े बड़े लोन श्रीलंका ने ले लिए, उससे श्रीलंका की बर्बादी हुई। दूसरा, जैसे हरिकेश जी आपने कहा कि आज कोई नेता नहीं है कि इस तरह की चीजों को उठा सके, सरकार का विरोध कर सके। देखिए, नेता हालात से पैदा होते हैं। आप देखिए कि दिल्ली में एक जो सबसे ताजा या चंद दिनों पहले घटना हुई थी जिससे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट का एरिया और संसद भवन जो हमने देखा था कि रात को घेर लिए गए थे, निर्भया कांड हुआ था। उसका कोई नेता उसका संचालन नहीं कर रहा था, ये एक भीड़ थी। तो नेता तो हालात से पैदा हो जाते हैं, लेकिन भारत की हालत बहुत बढ़िया नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत स्थितियां खराब हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रही हैं और सरकार उनकी ओर से जैसे मुंह मोड़ ले रही है, मुझे ऐसा लगता है। आज आपने देखा होगा तमाम चैनलों पे चर्चा चल रही है, तमाम न्यूज में आ रहा है, तमाम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि 18 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो रहा है। तो सरकार ने उससे बचने के लिए एक पूरी सूची जारी कर दी है शब्दों की, और उसमें कई सारे शब्द ऐसे हास्यास्पद हैं। हमारे सीनियर यहाँ सुरेंद्र दुबे जी बैठे, वो बता देंगे कि हमने कभी हाउस में ऐसा नहीं सुना। कई लोग धाड़ धाड़ के बोलते थे, और आज जो बीजेपी जिस प्रकार की बातें कर रही है, इन्होंने कांग्रेस के टाइम पे महीनों हाउस नहीं चलने दिया, वॉकआउट हुआ, हो हंगामा हुआ, और क्या नहीं इन्होंने किया। आज अगर ये सरकार में है तो ऐसे ऐसे शब्दों को आपने प्रतिबंध कर दिया है जिसका कोई पर्यायवाची नहीं है, तो वो कैसे शब्द बोलेंगे। और दूसरी बात ये, चलिए विपक्ष को तो आप जो करेंगे करेंगे, जो आपके अपने लोग हैं वो जो हाउस में बोलते हैं वो क्या करेंगे? तो मुझे लगता है वो क्या करेंगे, वो लिख के लेके जाएंगे, उनको लिख के सब दे दिया जाएगा और जाके हाउस में पढ़ देंगे। और उनको अगर कहीं बाहर बोलना पड़े या कहीं किसी मंच पे भाषण देना पड़े तो वो क्या बोलेंगे? तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार जिस ओर जा रही है, मुझे लगता है कई सारी चीजों पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। और वास्तव में जिस प्रकार से आपने देखा है कि कृषि क्षेत्र ऐसा है जो भारत की तकदीर बदल सकता है अगर सरकार ईमानदारी से इसमें कोशिश करे।
एक छोटा उदाहरण और देके मैं अपना खत्म करता हूं। अभी मैंने 4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि हमने गन्ना किसान का 1,77,000 करोड़ रुपया सबसे रिकॉर्ड दिया है, आज तक किसी सरकार ने, किसी पिछले शासन ने नहीं दिया। अरे भाई, गन्ने का उत्पादन ज्यादा हुआ है, आप 5 साल का जोड़ के बता रहे हैं, आप इस फाइनेंशियल ईयर का बताइए आज भी। और आप देखिए, हास्यास्पद बात यह है कि कौन सा ऐसा बिजनेस सेक्टर है जिसमें आपको कच्चा माल 1 साल के उधार पे मिलता है, और 1 साल की भी कोई गारंटी नहीं है। माननीय कोर्ट के आदेश हैं कि अगर आप 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करते हैं तो 18% ब्याज के साथ आपको भुगतान करना पड़ेगा। और आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी शुगर मिल ने ब्याज दिया हो। ब्याज तो दूर है, मूल ही नहीं देती है। और आज जो सबसे बड़ी कंपनी है जो मिलों का संचालन उत्तर प्रदेश में करती है, बजाज समूह, उसने तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है। तो ऐसी स्थिति किसानों के साथ है, और ऐसी परिस्थितियों में भी किसान लोगों को खाने के भोजन का, अन्न का प्रबंध कर रहा है, वो बड़ा सराहनीय है। अगर सरकार उसका सहयोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से करती है तो वो देश को आगे ले जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सरकार को चाहिए कि वो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करे। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।